Good afternoon, class. Hello. Good afternoon, class. गुड आफ्टरनून सर। आज स्ट्रेंथ इतनी कम क्यों है? क्या कुछ हो रहा है क्या? कोई इवेंट हो रहा है क्या? कुछ प्लेसमेंट वगैरह कुछ एक्टिविटी है या कुछ हो रहा है? ऐसा कुछ है क्या आज? Am I audible? यस सर। कुछ ऐसा कुछ इवेंट है आज या फिर बस ऐसे ही? नहीं है। वैसे सर अच्छा, ऐसा कुछ है। चलिए ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बताओ। सर आपने क्विज में एक क्वेश्चन दिया था जिसमें लिखा था ट्रांसफर के बारे में पूछा गया था, सेक्शन 60, 61 एंड 62 के ट्रांसफर में अच्छा रिलेटेड हाँ पूछा था। ठीक है, हाँ बस ठीक है। तो सर उसमें जितना मतलब आपके नोट्स में सर यही है कि 60 है, 61 है एंड 64 है। 61 भी नहीं है शायद सर, 61 नहीं है सर। तो 62 तो सर कहीं दिखा ही नहीं, मतलब 61 तो रिवोकेबल होता है और मतलब कोई ऑप्शन इससे रिलेटेड दिख नहीं रहे थे जितना मतलब सेक्शन में ट्रांसफर में दिखाया गया है। ऐसा 62 एक सेकंड में क्वेश्चन देख लूँ। बस 62 मैंने लिखा था। एक सेकंड मुझे देखना। 60 है, 64 के भी सब सेक्शन है, लेकिन 62 कहीं नहीं लिखा है। एक सेकंड मैं देख लेता हूँ, क्योंकि 62 तो वैसे भी नहीं है जो मुझे भी याद पड़ रहा है। 62 तो नहीं होना चाहिए। एक सेकंड में क्वेश्चन देख लेता हूँ, क्योंकि 62 तो एक्ट ही इसमें नहीं है। मतलब ये जो क्लबिंग ऑफ इनकम का क्वेश्चन था ये, तो वो तो है ही नहीं। 1 मार्क वाले क्वेश्चन में थे ये। हाँ मैं देख रहा हूँ, एक सेकंड में देख रहा हूँ। वो सबसे लास्ट में मैंने वो क्वेश्चन ऐड किया था, मुझे याद है, क्योंकि वो क्वेश्चन मिल नहीं रहा था कोई। मतलब अभी मैंने करेक्शन करने के बाद वो क्वेश्चन ऐड किया था। एक सेकंड में देखता हूँ, लास्ट में है, लास्ट में
1 मार्क के 2 मार्क्स में था। मुझे तो याद पड़ रहा है कि 2 मार्क्स में था। वही 1 व्हिच में था। ये क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड अंडर ट्रांसफर फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 60, 61, 62 सेटलमेंट ट्रस्ट, ये ना? यही सब। ये 2 मार्क्स में था। तो 1 में शो हुआ था ये तो ऐसा नहीं मतलब हो सकता। मुझे सेक्शन बी में दिख रहा है ये सेक्शन बी में मुझे दिख रहा है। ऐसा कैसे? तो सेक्शन बी में, हाँ, लेकिन हाँ, ठीक है, सेक्शन बी में ही तो है। तो इसका सेटलमेंट ट्रस्ट, यही सारे आंसर्स होंगे, मतलब ये मोर देन वन वाला है सेक्शन। तो यहाँ पर तो मैंने बताया था, सेटलमेंट अगर कोई हो रहा हो, कोई ट्रस्ट को जा रहा हो, तो वो चीजें जो है, आप अगर ट्रांसफर या उधर ये कर रहे तो हैं। है बट सर इसमें 62 तो कोई सेक्शन ही नहीं है, तो ये तो पूरा क्वेश्चन ही हाँ, वो प्रॉब्लम है, अलग हो वो मैं गया। देख रहा हूँ। हाँ, वो शायद 60, 61 और 62 भी हो गया, वो प्रॉब्लम है, वो मैं देख लेता हूँ। बाकी अगर 60 केवल देखें, और तो 1 सेकंड में देख लेता हूँ। अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं उसको कैंसिल कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। सर एक और क्वेश्चन था सर, ब्लॉक नोटिस था वो तो सर कहीं मतलब कौन सा? शायद ही नहीं था। कौन सर सा? ब्लॉक नोटिस के बारे में पूछा गया था। अरे उनको इन कर लीजिए। हाँ, 1 सेकंड। हाँ, कौन सा ब्लॉक नोटिस, कौन सा? ब्लॉक नोटिस असेसमेंट, तो उसमें 4 इयर्स, 2 इयर्स, 3 इयर्स सर 1 ईयर ऐसे करके दिया था असेसमेंट। असल में क्या होता है, ये क्वेश्चन पेपर मैंने काफी टाइम पहले बनाया था, तो मुझे याद नहीं आ रहा, काफी टाइम हो गया। 1 मिनट। ये क्वेश्चन वन वन मार्क्स में होगा मेरे ख्याल से, 1 मार्क में होगा। यस सर। ये तो 1 में ही होगा। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस मैंने वो रिटर्न फाइलिंग वाले जो दिए थे, उसकी बात कर रहे हैं। यस सर। सर तो पैन लास्ट भी डेट, आ रहा था। ये सारी चीजें तो पता पैन होना चाहिए ना, कि लास्ट डेट क्या होती है रिटर्न फाइलिंग की, और ये सारी चीजें तो मेरे ख्याल से पता होना चाहिए। वो 1-2 क्वेश्चंस थे ऐसे। तो ये सारे तो क्वेश्चंस तो पता ही होना चाहिए। ये मान के मैं चलता हूँ कि भाई इतना तो लोगों को पता ही होगा कि रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट क्या होती है। अ, वो तो मुझे दिखा नहीं अभी तक, जो तुमने बोला। अ, 1 सेकंड में शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, फिर मुझे बताओ। सर वो नीचे चला गया। हाँ, मैं स्टार्टिंग से शुरू कर रहा हूँ। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ, ठीक है। वाइल मेकिंग इंट्रा है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस तो हुए ही थे। हाँ, रेस हॉर्सेस वगैरह। While making intra-head adjustments, loss from business of owning and maintaining race horses can be set off against। सर ठीक है। मेंटेनिंग इनकम हाँ, फ्रॉम बिजनेस करेक्ट, एंड ओनर। करेक्ट। ठीक है। और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, ये भी हो जाएगा मेरे ख्याल से। यस सर 8 इयर्स। 8 ईयर्स, हाँ, ठीक है। और यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। कौन सा सही है इसमें, अगर लॉन्ग लॉन्ग टर्म? टर्म। हाँ, लॉन्ग करेक्ट। टर्म। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ओनली। ठीक है। और शॉर्ट टर्म के केस में क्या होता है? शॉर्ट टर्म जो लॉसेस सर होते दोनों हैं, लॉन्ग टर्म दोनों से, शॉर्ट टर्म। हाँ हाँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी can be carried forward for set of subsequent 8 assessment year only। कौन सा आंसर सही है? इवन इफ रिटर्न ऑफ लॉस इज फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट। ठीक है। तो अगर आप, हाँ, वो तो है ही। आप अगर ड्यू डेट के बाद भी करते हो तो फिर भी आपका वो जो है सब्सिक्वेंट ईयर में वो बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड तो किया ही जाएगा। लॉस अराइजिंग फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस
ठीक है, वो कौन सा क्वेश्चन था? ये है लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस? नहीं सर, नहीं सर। नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। सर ये सर, बताओ, ये है लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? नहीं सर, नहीं सर। नहीं, ओके, सही, आगे बढ़ते हैं। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, नहीं ये भी नहीं होना चाहिए। लॉस इंकर्ड एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें हो चुकी है क्लास में। माइनर इनकम इंक्लूड, कहाँ पर इंक्लूड की जाएगी? जिसकी भी इनकम ज़्यादा है, ठीक है। फादर्स इनकम और मदर्स इनकम विच एवर इज ग्रेटर। ओके, चलिए, सर इसमें पैन वाला तो आपने बताया नहीं था सर। ये पैन वाला ठीक है, इसको देखते हैं। मिस्टर ए प्लानिंग टू एंजॉय हिज समर वेकेशन इन गोवा। असल में ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, ये है असेसमेंट प्रोसीजर्स के, ठीक है। जहाँ पे रिटर्न फाइलिंग और ये सब पैन, ये सारी चीजें उसमें थी उसमें। तो मैंने थोड़ा बहुत तो बताया था इसमें, फिर ये टॉपिक बाद में हो जी नहीं सर। पाया था, ठीक है। तो वही है कि आपको कब पैन को जो है आपको सबमिट करना है, पैन के साथ जो भी क्योंकि जो है जैसे मैंने पहले आपको शायद ये सारी चीजें आप लोग को इससे पता होना चाहिए कि कितने अमाउंट के ऊपर आपको पैन शो करना होता है, कितने तक अमाउंट में आपको पैन नहीं शो करना होता। ये सारी चीजें मैंने तो यही अज्यूम किया, ये सारी चीजें आप लोग को पता है, चाहे वो रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट हो। खैर कोई बात नहीं है, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग फिर एक क्लास में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर अ, एक सर क्वेश्चन था, एक सर पैन और तो केवल टॉपिक था बैंक में वो नहीं अपने। शो कर सकते। हाँ, जभी भी पेमेंट वगैरह करना होता है, 50,000 50,000 रुपए लिमिट होती है उसकी। नहीं सर, तो मतलब जैसे मतलब किसी होटल या कहीं भी पेमेंट कर रहे हैं, तो पैन जरूरी दिखाना है कि केवल बैंक में? 50,000, हाँ बिल्कुल, 50,000 से ऊपर अगर अमाउंट है तो, 50,000 से ऊपर अमाउंट है तो। ओके सर। हम्म। इसके बाद गिफ्ट ऑफ, मतलब आपको पैन शो करना पड़ेगा, उसका वो जो भी जो उसका आईडी होती है, पैन आईडी जो नंबर होता है वो आपको बताना पड़ेगा, वो ट्रांजेक्शन के टाइम पे वो लगेगा आपका, ठीक है। और गिफ्ट की बात करें, ठीक है, ये भी हो चुका है, ये सारी चीजें तो पता ही है। कौन सा क्वेश्चन था? मुझे तो नहीं दिख रहा है ऐसा कोई क्वेश्चन। अभी सर अभी देखा था मैंने, अभी इसी में ही देखा था। अच्छा, मैं अच्छा, वो वहां पे जो ऑप्शंस हैं वो 1 2 3 ऐसे करके है ना, नंबर्स में है, नंबर्स में है। नोटिस रिसीव्ड ब्लॉक असेसमेंट। जो सर ये कौन सा है? नीचे वाला ये? सर ये जो नहीं, ऊपर अच्छा, वाला सर। ये इन रिस्पॉन्सेज, इन रिस्पॉन्स टू नोटिस रिसीव्ड अंडर सेक्शन 153A फॉर ब्लॉक असेसमेंट, रिटर्न शुड बी फाइल इन रिस्पेक्ट ऑफ, अच्छा हाँ, ये सारी चीजें, ये तो नहीं हुआ है, करेक्ट। 6 असेसमेंट ईयर, ये तो है प्रॉब्लम, मतलब ये वही बात है ना कि असेसमेंट, ये मैंने ये सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो असेसमेंट प्रोसीजर होता है, ठीक है। और जो फाइलिंग, रिटर्न फाइलिंग, वो सारे को क्वेश्चंस मैंने दिया हुआ था। तो मुझे लगा था वो टॉपिक हो जाएगा, इस वजह से मैंने ये दिया था। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको हटा दूंगा, एक्सक्लूड कर दूंगा, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा तो वो आपके मार्क्स में नहीं दिखेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, और लास्ट वाला ये टॉपिक अभी नहीं हुआ है क्लास में, करेक्ट। और कुछ किसी को प्रॉब्लम? ऑप्शन बी में सैलरी के अंदर, इनकम के अंदर सिर्फ सैलरी आएगी ना कौन सर? ये ये वाला, ये इसी में क्वेश्चन? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। हाँ हाँ, ये सर इसमें इसी में लॉस अराइजिंग अंडर हेड कैपिटल गेन कैन नॉट बी सेट ऑफ है, कैन नॉट बी सेट ऑफ, ठीक है। इसमें तो कैपिटल तो ये तो एक सेकंड, चारों ही हाँ ये होना तो चार चाहिए। होना चाहिए। लॉस अराइजिंग अंडर हेड कैपिटल गेन कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम में, हाँ ये तो चारों होना चाहिए, करेक्ट, ये तो चारों होना चाहिए। अगर कैपिटल गेन मतलब कैपिटल, अगर कोई लॉस हो रहा है, चाहे लॉन्ग टर्म चाहे शॉर्ट टर्म, दोनों ही लॉसेस आप केवल जो है उस हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं, करेक्ट। लेकिन मतलब इसमें कोई थोड़ा अनइवन लगा था, तो सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में नहीं किया, बाकी तीनों में टिक किया है, तो ये सर तब भी गलत होगा ये आंसर। नहीं, ये मैंने अगर यहाँ पे सही कर दिया तो सही हो जाएगा बस। अब जिसने चारों लगाया होगा उसका सही हो गया होगा, खत्म। चारों होना चाहिए ना।
इनकम फ्रॉम सैलरी से भी नहीं कर सकते, सेट ऑफ प्रॉफिट गेन बिजनेस प्रोफेशन पर भी नहीं कर सकते, हाउस प्रॉपर्टी से भी नहीं कर सकते, अदर सोर्सेज से भी नहीं कर सकते, किसी भी हेड से नहीं कर सकते। सर एक क्वेश्चन था जिसमें सैलरी इनकम पूछी थी, उसमें सैलरी कैपिटल गेन एंड लॉस और ये सब थे। सैलरी यही 2 मार्क्स वाले में। ये इनकम पूछा था कि इनकम के अंदर क्या आता है। अच्छा देखो क्वेश्चंस जा रहे हैं, देख लो, बताओ मुझे। तो एक मिनट ऊपर करिए, नीचे है सर। नीचे 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 सर। नीचे, ओके। ये पेपर थोड़ा सा टफ बन गया था। सर ऊपर ये मार्क्स भी वाला। तो आप लोग को बहुत कम मिले हैं इसमें। फॉर द पर्पस ऑफ क्लबिंग, सर ये अच्छा इनकम डज नॉट इंक्लूड। अच्छा, फॉर द पर्पस ऑफ क्लबिंग ऑफ इनकम, सॉरी, फॉर द पर्पस ऑफ क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ द स्पेसिफाइड पर्सन, स्पेसिफाइड पर्सन की बात कर रहे हैं। अच्छा, इन द इनकम ऑफ इन द इनकम ऑफ द इंडिविजुअल अंडर सेक्शन 64 द वर्ड इनकम डज नॉट इंक्लूड। तो वही कह रहे हैं कि कौन सी, मतलब कि इनकम में कौन सा वर्ड ऐसा यहाँ पर है जो इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो सैलरी को करते हैं, कैपिटल गेन को करते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को करते हैं, लेकिन जो एक सेकेंड, एक सेकेंड, कैपिटल गेन को नहीं करते। ओके, ये तो मुझे नहीं समझ में आया, एक सेकंड में देखता। लॉसेस का होना चाहिए था। एक सेकंड में देखता हूँ। कौन सा सेक्शन है, एक मिनट। कहाँ चला गया? सेक्शन 64, ओके, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 64 देख लेते हैं। सेक्शन 4 इंडिविजुअल अंडर सेक्शन 60 क्या होता है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा डेप्थ में नॉलेज की जरूरत होती है। देखो ऐसे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में वो दिक्कत हो जाती है फिर, क्योंकि इतने सारे ऑब्जेक्टिव बनाने होते हैं। Section 64 of Income Tax Act 1995, income of individual to include income of spouse, minor child. Okay. In computing the total income of individual, there shall be included all such income directly or indirectly. Spouse, ठीक है ठीक है ठीक है, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पर ये दिया गया है कि आप यहाँ पे ये बोल रहे कैपिटल गेन को वो इंक्लूड नहीं करते। अच्छा, ये थोड़ा सा टफ हो गया, इसको देखना पड़ेगा। ये भी तो प्रॉब्लम इसमें है। तो फिर यही होगा कि डज नॉट इंक्लूड में लॉस, कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होना चाहिए। तो सैलरी तो होती है इनकम, पर ये तो हाँ बिल्कुल। अदर हेड्स में चले जाएंगे। तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो लॉस, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होना चाहिए।
नहीं, फॉर द पर्पस ऑफ क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन इन द इनकम ऑफ इंडिविजुअल। तो अगर जो है क्लबिंग की बात करें तो सैलरी को क्लब नहीं कर सकते, लेकिन मतलब सैलरी किसी दूसरे में तो नहीं जाएगा, मगर ये तो है कि आप लॉसेस को सैलरी से तो जो है आप इंक्लूड कर सकते हो ना। तो क्लबिंग ट्रिकी ऑफ, था ये, हाँ, समझ नहीं आया। सैलरी वगैरह की अगर हम लोग बात करें तो अगर, हाँ, जैसे कि जब मैंने बताया था कि आप स्पाउस के केस में जो उसको सैलरी मिल रही होती है जहाँ पे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है तो उसको तो इंक्लूड किया जाता है ना। हाँ, वो तो इंक्लूड होता है ना, तो सैलरी तो बिल्कुल होना चाहिए। लॉस का बात करें, कैपिटल गेन का क्यों नहीं हो रहा है, कैपिटल गेन, अच्छा अच्छा, हाँ, ये चीज़ पॉसिबल है वैसे। कैपिटल गेन के केस में क्या होता है कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है? आपने उसको खरीदा, उसके बाद बेचा, वहाँ पे जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो कैपिटल गेन होगा। अभी देखो ये केवल अज़्यूम मैं कर रहा हूँ, मुझे एक बार देखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेप्थ में चले गए। तो यहाँ पर क्या है, आपको क्लब अगर इनकम करना है तो आप ये देखते हो कि भाई जो भी कोई इंडिविजुअल है जिसने विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन कोई असेट को ट्रांसफर किया है या इनकम को ट्रांसफर किया हुआ है, या फिर जो है कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उसका और उसके स्पाउस को उधर ऑर्गेनाइजेशन से कोई पेमेंट मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, तो सैलरी बिल्कुल इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, लॉसेस भी आप बिल्कुल ऐड कर सकते हो। अगर सपोज कोई हाउस प्रॉपर्टी है, वहाँ पर मैंने विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन अपने रिलेटिव को उसको ट्रांसफर कर दिया और उस हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हो जा रहा है, तो बिल्कुल मैं अगर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को क्लब कर रहा हूँ तो लॉसेस को भी क्लब करूंगा। ठीक है, तो ये भी हो जाना चाहिए। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बिल्कुल इंक्लूड किया जाएगा। अगर कोई आप अदर सोर्सेज से कोई भी इनकम आप जनरेट कर रहे हो उसको आपने ट्रांसफर कर दिया विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन, तो वो भी बिल्कुल क्लब किया जाएगा। हाँ, कैपिटल गेन के केसेस में ऐसा होता है कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो, उसके बाद बेचते हो, जो डिफरेंस अमाउंट होता है वो आपका कैपिटल गेन है। उसके केस में मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा कि अगर मैं कोई असेट किसी को ट्रांसफर करता हूँ विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन और उस असेट को वो सेल कर देता है, बेच देता है, तो कैपिटल गेन जो भी हो रहा है वो किसके अकाउंट में टैक्सेबल होगा? वो जो ट्रांसफरर है उसके अकाउंट में या ट्रांसफरी के अकाउंट में? ये एक पॉइंट है जिसको देखना पड़ेगा मुझे, ठीक है? सर एक और बाकी तीनों क्वेश्चन तो था। क्लियर है, बाकी तीनों तो क्लियर हैं, वो हो गए। कैपिटल गेन के केस में वो देखना पड़ेगा, ठीक है? सर एक लास्ट क्वेश्चन था आपसे। सर एक हुँ। क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था कि मिस्टर ए ने मिसेस ए को अपनी ट्रांसफर किया असेट, फिर उन्होंने सबलेट कर दिया अपने फ्रेंड को, उससे इनकम जो जनरेट हुई वो किसके अकाउंट में होगी? अच्छा, तो मैंने बताया था कि शायद कि अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर जो है आपने ट्रांसफ़र किया हो तो बिल्कुल वो ट्रांसफ़रर के अकाउंट में ही टैक्सेबल होगा। ये क्वेश्चन कौन-सा था? ये ए। क्वेश्चन नंबर 1 वो सेक्शन 1 ए में है ना? तो मेरे ख्याल जो बिल्कुल वो ट्रांसफ़रर के अकाउंट में ही टैक्सेबल होगा। इनकम फ्रॉम ये है, इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू सन्स वाइफ, नहीं ये नहीं है। ठीक है, सेक्शन 60 ट्रांसफर कैपिटल एसेट मतलब ऑफ एक्शन द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सी अर्न कैपिटल गेन, नहीं। अच्छा, ये देखिए, ये क्वेश्चन एक दिया गया है, मिस्टर ए ट्रांसफर्ड अ कैपिटल एसेट टू मिसेस ए इन अ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। वही केस जो अभी जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे। सी ट्रांसफर्ड द कैपिटल एसेट टू हर फ्रेंड, यही क्वेश्चन है। यस सर यही था। हाँ, she transferred the capital asset to his friend and she earned a capital gain। देखो, दोनों चीजें यहाँ क्लियर हो गई। कैपिटल गेन जो हम लोग केस जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कैपिटल गेन अगर होता है तो क्या, तो उसने वो असेट देखो, हस्बैंड ने वाइफ को, मिस्टर ए ने मिसेस ए को ट्रांसफर किया विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन, ठीक है? और उसके बाद शी ट्रांसफर्ड कैपिटल असेट टू हर फ्रेंड एंड शी अर्नड अ कैपिटल गेन ऑफ रुपीज 2,50,000।
तो अभी उसको कैपिटल गेन हुआ विदाउट मतलब विदाउट कंसिडरेशन उसको मिला जो भी एसेट था, ठीक है? और उसने उसको बेच दिया उस एसेट को और उस उधर से उसको कैपिटल गेन हुआ 2,50,000। द कैपिटल गेन इनकम शैल बी रिगार्डेड, अभी देखो यहाँ पे बता रहा है ट्रांसफरर के अकाउंट में होगा, ठीक है? यानी कि वो भी बात हम लोग की क्लियर हो गई कि आपको कैपिटल गेन बिल्कुल आप कर सकते हो, ठीक है? क्लब कर सकते हो, वो भी चीज क्लियर हो गई। और यहाँ पे ये भी है कि अगर आप जो है विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन अगर कोई भी असेट को ट्रांसफर करते हो और वो जिस जो ट्रांसफर ही है अगर वापस वो किसी तीसरे को वो ट्रांसफर करता है और उधर से उसको कैपिटल गेन होता है या फिर कोई इनकम होती है, तो वो इनकम हमेशा ट्रांसफरर के अकाउंट में ही टैक्सेबल है, ठीक है? क्योंकि मिस्टर तो ए इसमें ने मिस्टर सोचा ए कि होगा। अगर देखो मिस्टर ए ने सोचा कि अगर मैं उस प्रॉपर्टी को बेचूंगा, सेल करूंगा तो मुझे कैपिटल गेन होगा और मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, तो उसने टैक्स अवॉइड करने के लिए उसने वाइफ को ट्रांसफर किया और वाइफ ने फिर से ट्रांसफर कर दिया, तो उसको लगा कि मैंने टैक्स बचा लिया, मगर वो ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है? तो ट्रांसफरर के अकाउंट में अगर विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन अगर आप ट्रांसफर करते हो तो कोई भी केस हो वो आपको वो ट्रांसफरर के अकाउंट में ही टैक्सेबल। वही तो मैंने बताया, ये इनकम टैक्स ऐसी चीज है ना कि आप केवल प्रोविजंस केवल पढ़ लो तो उससे आप मतलब हम लोग ने अभी समझ लो 50% प्रोविजंस भी नहीं पढ़े हैं, क्योंकि वो इतना ज्यादा टेक्निकल है और इतना ज्यादा लेंदी है कि सारे प्रोविजंस पढ़ पाना हम लोग के लिए तो इम्पॉसिबल है, ठीक है? तो वही एक प्रॉब्लम है। ये भी कहीं किसी प्रोविजन में होगा कि अगर आप कोई अगर कोई असेट आपको मिलती है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन और आप किसी तीसरे को ट्रांसफर करते हो तो बिल्कुल वो ट्रांसफर के अकाउंट में टैक्सेबल है। ये भी कहीं प्रोविजन होगा, लेकिन वो उतना पढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सर एक आपने एक टॉपिक छोड़ दिया है सर कौन सा? यूनिट 3 में, इनकम टैक्स अथॉरिटीज एंड पावर। हाँ, वो सर ये आप हाँ, मुझे बिल्कुल पता है। वो अभी अभी मुझे कराना है। हाँ, ठीक है। एक वो बचा हुआ है। मैंने क्या सोचा है था कि पहले जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है उसको खत्म करना है। पहले मैंने ये सोचा रखा था। तो वेल टैक्स जैसे खत्म करेंगे, न्यूमेरिकल वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। वो थोड़ा-सा थ्योरेटिकल है क्योंकि वहाँ पे अथॉरिटीज़ के बारे में बात करेंगे, कौन-कौन सी टैक्स अथॉरिटीज़ हैं। तो वो थ्योरेटिकल थोड़ा-सा पार्ट है इसलिए मैंने वो बाद के लिए रखा हुआ है। असेसमेंट प्रोसीजर भी एक हाँ, वो भी थ्योरेटिकल एक तरह का थ्योरेटिकल ही है, तो वो भी हाँ। देखो 3 चीज़ें बची है, मैं बता दूँ अभी से। असेसमेंट प्रोसीजर और ये आपका एग्रीकल्चरल इनकम बचा हुआ है और जो है ये आपका टैक्स अथॉरिटीज़, ये 3 टॉपिक अभी बचे हुए हैं। वेल्थ टैक्स एक और चौथा है, ठीक है? ये 4 टॉपिक अभी हम लोग को कवर करना है। ठीक है? तो चलिए फिर अभी और किसी को कुछ प्रॉब्लम? हाँ, ये पेपर थोड़ा-सा टफ बन गया था। मैंने भी बहुत काफ़ी टाइम पहले बनाया था, तो मुझे लगा था कि ये सारे टॉपिक हो जाएँगे, लेकिन नहीं हो पाए। असल में उन लोगों को तो पेपर बनाना होता है काफ़ी टाइम पहले, तो उतना आइडिया मुझे लग नहीं पाया कि ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएँगी। इस वजह से मैंने ये क्वेश्चंस दे दिए थे। कोई नहीं, जो टॉपिक नहीं हुए हैं, ठीक है? जो जो क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके जो भी आपके नहीं हो पाए हैं, उनको मैं बिल्कुल एक्सक्लूड कर दूँगा, यहाँ से हटा दूँगा और फिर उस बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएँगे। ठीक है? और किसी को कुछ प्रॉब्लम? नहीं। चलिए फिर चलिए टॉपिक देखते हैं वेल्थ टैक्स। बहुत ध्यान से देखना, वेल्थ टैक्स जो है पूरा एक आपकी एक पूरी यूनिट है और उसमें मेरे ख्याल से ज़्यादा कुछ है भी नहीं, ठीक है? एक बार फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं शुरुआत से, रिवाइज़ करा दूँगा जो भी चीज़ें हुई है एक बार, ठीक है? जैसे मैंने सबसे पहले बताया वेल्थ टैक्स
shall be charged in corresponding valuation date on every individual, और जो valuation date है वो क्या है 31st मार्च, ठीक है। और किसके लिए कौन कौन वेल्थ टैक्स के लिए लाइबल है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, इंडिविजुअल, ठीक है, ट्रस्ट, एचयूएफ और कंपनी, कोई भी कंपनी, ठीक है। इंडिविजुअल trust is assessable as an individual and therefore liable to pay a wealth tax, Hindu undivided family and company, ठीक है। टैक्स रेट क्या है 1%, एट द रेट ऑफ 1% ऑफ अमाउंट विच बाय विच नेट वेल्थ एक्सीड, अच्छा ये 30 लाख है, ठीक है, ये 15 लाख लिखा हुआ है मगर है 30 लाख, 30 लाख, ठीक है। ये मेरे ख्याल से पहले का है कंटेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, 30 लाख है, ओके। अभी कौन कौन सी चीजें आप इधर इंक्लूड नहीं करते हो, नो वेल टैक्स शैल बी लेवाइड अंडर द एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ नेट वेल्थ, एक कोई एनी कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सोशल क्लब, पॉलिटिकल पार्टी और कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी, ठीक है। तो ये सब ही जो है वेल टैक्स के लिए नहीं लायबल होते, इनको टैक्स वेल टैक्स नहीं देना होता है, ठीक है। अगर इनके पास वेल मतलब कोई भी प्रॉपर्टी है फिर भी इनको वेल टैक्स नहीं देना होता है, ठीक है। इस कंप्यूट कैसे करते हैं, आपको जो भी असेट आपके पास है पहले आपको उनको वैल्यूएट करना होता है, वैल्यू ऑफ असेट्स बिलोंगिंग टू असेसी एज ऑन वैल्यूएशन डेट। उसके बाद डीम्ड असेट, मतलब ऐसी असेट जो आपके पास नहीं है लेकिन डीम्ड है, मतलब कि मानी आपके पास ही जाएगी, ठीक है। वो कौन सी होती है, कैसे होती है, वो सारी चीजें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ असेट होती है जो एग्जेम्प्टेड होती है, तो वो आपको माइनस करना है। और आपने कोई अगर डेट लिया हुआ है, कोई भी आपका लोन है उस असेट के ऊपर, वो अमाउंट आपको माइनस करना। डेफिनेशन ऑफ असेट, असेट मींस एनी बिल्डिंग और लैंड अपार्टमेंट whether used for residential purpose, commercial purpose, for the purpose of maintaining a guest house or otherwise, ये सारी चीजें आप इंक्लूड करोगे असेट में। हाउस shall include a farmhouse situated within 25 किलोमीटर from local limits of any municipality, कोई भी म्यूनिसिपैलिटी के 25 किलोमीटर के जो रेंज में ही जो फार्म हाउस होंगे उन्हीं को आप इंक्लूड करोगे, ठीक है। मतलब रूरल एरियाज में अगर कोई फार्म हाउस है तो आप देखोगे कि वो जो लोकल म्यूनिसिपैलिटी है वहां से 25 किलोमीटर की रेंज में है कि नहीं, अगर अगर नहीं है तो आप उनको इंक्लूड नहीं करो, ठीक है। नॉट टू इंक्लूड a house residential purpose which is allotted by company to an employee or an officer or director who is in whole time employment having a gross annual salary of less than 5 lakh rupees, ठीक है, जिनकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है और आपने उसको रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, जो भी एम्प्लॉयर है उसने रेसिडेंशियल पर्पस के लिए कोई हाउस प्रॉपर्टी उसको दिया हुआ है, तो वो हाउस प्रॉपर्टी एम्प्लॉयर के लिए आप उसको टैक्स के लिए लाइबल नहीं है, आप जो 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 एम्प्लॉयर है वो उस हाउस प्रॉपर्टी के लिए वेल टैक्स के लिए लाइबल नहीं है, ठीक है। मगर अगर कोई एम्प्लॉय है जो जिसकी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो एम्प्लॉयर को उस प्रॉपर्टी के ऊपर उसको वेल टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। एनी हाउस फॉर तो ये रेसिडेंशियल, हाँ देखो, अगर जैसे सपोज कोई एम्प्लॉयर है जिसने अपने एम्प्लॉय को कोई हाउस प्रॉपर्टी दिया हुआ है, ठीक है, अगर हाउस प्रॉपर्टी दिया हुआ है तो उसके उस हाउस प्रॉपर्टी की ओनरशिप किसके पास होगी, उस एम्प्लॉयर के पास होगी। अभी उसको वेल टैक्स जो है देना होगा अगर उसके एम्प्लॉय की सैलरी 5 लाख रुपए से ज्यादा है, ठीक है। अगर उसने ऐसे एम्प्लॉय को वो हाउस प्रॉपर्टी दी हुई है जिसकी इनकम 5 लाख से कम है तो उसको वेल टैक्स नहीं पे करना, ठीक है। आगे देखते हैं, एनी हाउस फॉर रेसिडेंशियल और कमर्शियल पर्पस विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है।
ये पॉइंट समझ में आ रहा है? मतलब अगर आपका जो भी आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है, वो आप एनी हाउस फॉर रेसिडेंशियल और कमर्शियल पर्पस व्हिच फॉर्म्स पार्ट ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, मतलब स्टॉक इन ट्रेड मतलब आप उसमें ट्रेडिंग कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो उसी चीज में। सपोज कोई लैंड मेरे पास है या कोई हाउस प्रॉपर्टी है और मेरा बिजनेस ही वही है, ठीक है? तो आप उसको इन्वेंटरी की तरह यूज कर रहे हो, तो आप वो उसकी उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो आप वेल टैक्स नहीं पे सकते, आप जो है उसके लिए लाइबल नहीं हो वेल टैक्स के लिए, ठीक है? या कोई भी चीज हो, अगर कोई भी असेट हो, चाहे हाउस प्रॉपर्टी ही नहीं, जो दूसरे कोई भी असेट हो, अगर आप उसमें ट्रेडिंग कर रहे हो, सपोज ज्वेलरी है, ठीक है? अगर आप उसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसका बिजनेस है आपका, और आपके पास वो असेट है, तो आप उसके लिए वेल टैक्स नहीं पे करोगे। नेक्स्ट, द हाउस यूज्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन कैरीड ऑन बाय द असेसी, ठीक है? आप अगर बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज कर रहे हैं, एनी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी दैट हैज बीन लेट आउट फॉर 300 और मोर डेज, ठीक है? अगर आपने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जो कोई है उसको लेट आउट मतलब रेंट पर दिया हुआ है कि कम से कम 300 डेज या इससे ज्यादा, ठीक है, इन द प्रीवियस ईयर, तो आप इसको नहीं इंक्लूड करोगे। उसके बाद लास्ट में एनी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट और कॉम्प्लेक्स, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, और सारा कुछ आसान है। देखो यहाँ पे अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी की बात बात करूं तो यहाँ पे थोड़ा सा है, बाकी मोटर कार की बात करें तो कार अगर है इंडिविजुअल असेसी के पास, तो अगर उसका कोई वो बिल्कुल आप असेट में इंक्लूड करोगे, लेकिन क्या नहीं इंक्लूड करोगे? मोटर कार्स यूज्ड बाय असेसी इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, यानी उसमें आपने उसको रेंट पर दे रहे हो, ठीक है? तो वो बिल्कुल आप इंक्लूड नहीं करोगे, मतलब उस चीज का आपका बिजनेस है, ठीक है? मोटर कार हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है? अगर वो आप कि आपका मोटर कार उस चीज का बिजनेस है, आप उसकी ट्रेडिंग कर रहे हो, तो बिल्कुल आप जो है उसको इंक्लूड नहीं करोगे, ठीक है? ज्वेलरी वगैरह की जैसे मैंने अभी बताया, ज्वेलरी, फर्नीचर, ये सारी चीजों के लिए भी वही सेम चीज, क्या नहीं इंक्लूड करना है? ज्वेलरी एक्सेट्रा हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। ज्वेलरी डज नॉट इंक्लूड गोल्ड डिपॉजिट, जो बॉन्ड्स होते हैं उसमें आप इनको इंक्लूड नहीं कर सकते, जो आप लोगों को पता होगा गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है? इशूड बाय गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999, जो गवर्नमेंट इशू करती है, तो वहां पर अगर कोई इन्वेस्टमेंट है तो बिल्कुल आप इसको इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। यॉट, बोट्स, एयरक्राफ्ट, ठीक है? अगर कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं ये सारी चीजें, तो बिल्कुल आप इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक? यहाँ पर देखिए देगा, हेलीकॉप्टर इज एन एयरक्राफ्ट एंड is therefore an asset, ठीक है? Ship is neither a boat nor a yacht and is therefore not an asset, ठीक है? शिप जो होते हैं वो आप जैसे शिप की बात करें तो वो आप इधर इंक्लूड नहीं करते, यॉट, बोट के तो वो है नहीं, ठीक है? इज नीदर अ बोट और नॉर यॉट, तो इसलिए आप शिप का देखो यूज किस ज्यादातर कमर्शियल पर्पस के लिए ही होता है, इस वजह से इसको आप इंक्लूड नहीं करते। कमर्शियल पर्पस इंक्लूड्स स्टॉक इन ट्रेड, जो भी कमर्शियल पर्पस के लिए जो भी ये सारी चीजें, यॉट हो, बोट्स हो, एयरक्राफ्ट हो, कमर्शियल पर्पस के लिए अगर यूज कर रहे हैं तो आप इंक्लूड नहीं करोगे, ठीक है? और लास्ट में है अर्बन लैंड, नॉट टू इंक्लूड। अर्बन लैंड, रूरल लैंड नहीं, ठीक है? अभी मैंने पहले बताया था रूरल जो एरियाज में वहां पर अगर कोई ऐसा इस तरह का एसेट है तो आप बिल्कुल उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, तो अर्बन लैंड की बात कर रहे हैं। लैंड ऑन विच कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इज नॉट परमिशिबल, क्या चीजें आप इंक्लूड नहीं करेंगे? अंडर एनी लॉ एंड टाइम बीइंग इन फोर्स इन द एरिया इन विच लैंड इज सिचुएटेड, land occupied by any building which has been constructed with the approval of the appropriate authority, ठीक है? अगर उसी उसी जगह पर है जहाँ पे कोई बिल्डिंग है, तो उस केस में आप उसको इंक्लूड, उस लैंड को इंक्लूड नहीं करेंगे। एनी अनयूज्ड लैंड हेल्ड बाय असेसी इंडस्ट्रियल पर्पस फॉर द पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, और लास्ट में लैंड हेल्ड एज ए स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है, फॉर पीरियड ऑफ 10 years। तो ये सारी चीजें सेकंड आपको include। पॉइंट, Second point, land occupied by any building which has been constructed with approval of appropriate authority, कोई बिल्डिंग है, ठीक है? वो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के उस बिल्डिंग प्रमाइसेस में ही कोई लैंड है,
ठीक है? आ रहा है समझ में? बिल्डिंग जो प्रेमाइसेस है, वहीं पर कोई लैंड है, उसको बोल रहा है। और वो जिसका कंस्ट्रक्शन हुआ है विथ अप्रूवल ऑफ एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, ठीक है? तो उस केस में उस लैंड को आप इधर इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे लैंड है बहुत बड़ा, ठीक है? उसमें उस प्रेमाइसेस बहुत बड़ा है, ठीक है? वहाँ पर एक बिल्डिंग है और उस प्रेमाइसेस में ही कोई कुछ लैंड भी है, तो आप उसको इंक्लूड नहीं करोगे, ठीक है? यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अर्बन लैंड का मतलब क्या है। अर्बन लैंड मींस लैंड सिचुएटेड वेयर पॉपुलेशन इंक्रीज। कभी कभी देखो क्वेश्चन में ये भी दे देते हैं कि वो बताया नहीं अर्बन लैंड है या फिर रूरल है। उन्होंने बोल दिया कि भाई जो पॉपुलेशन है उस जगह की वो 10,000 से ज्यादा है, ठीक है? इस तरह से क्वेश्चंस में भी बता पूछ सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अर्बन लैंड का मतलब जहां की पॉपुलेशन exceed 10,000 और situated within 8 किलोमीटर फ्रॉम द लोकल लिमिट ऑफ एनी म्युनिसिपैलिटी, ठीक है? लास्ट में है, अच्छा ये लास्ट है, हाँ, कैश इन हैंड। जैसे मैंने बताया था 50,000, 50,000 रुपए से ज्यादा अगर है, इंडिविजुअल और एचयूएफ की अगर बात करें, ठीक है? इंडिविजुअल और एचयूएफ का केस में इन एक्सेस ऑफ 50,000 रुपीज इज ट्रीटेड एज असेट, ठीक है? वेदर रिकॉर्डेड और नॉट रिकॉर्डेड। एनी अदर पर्सन से मतलब है कंपनी, ठीक है? वही आया। वेल टैक्स के लिए तीन ही एंटिटीज ऐसी हैं जो लाइबल होती है, इंडिविजुअल, एचयूएफ और कंपनी। तो कंपनी के केस में अगर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट तो नॉट एन असेट, आप उसको असेट नहीं मानोगे। एंड नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट तो आप उसको असेट की तरह ट्रीट करोगे और फिर वहां पे वेल टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है? वहां कोई अमाउंट नहीं है कंपनी के केस में, कोई इसमें ऐसा अमाउंट नहीं है कि हाँ उससे कम कोई मतलब ऐसा अमाउंट है जैसे इधर है कि 50,000, 50,000 से ऊपर अगर अमाउंट है आपके पास तो वो आपके लिए टैक्सेबल है। लेकिन इधर ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी अमाउंट कितना भी हो, ठीक है? लेकिन वो अगर रिकॉर्डेड नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट में, जो आपके अकाउंट अकाउंट जो आपके बुक्स हैं उधर अगर वो रिकॉर्डेड नहीं है तो बिल्कुल वो टैक्सेबल होगा और उसके लिए आपको लेवल टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, अरे क्या हो गया?